बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। आज हल्के फुल्के अंदाज से अपने इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। आप जानते हैं कि आज 8 जनवरी है, जुमेरात का दिन है। मंगल के रोज़ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी रहनुमा की, इमरान खान साहब के फैमिली के किसी भी मेंबर की उनके साथ मुलाकात नहीं हो सकी। जो धरना दिया गया अलीमा खान की तरफ से, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से, वो धरना भी मुज़ाकरात के नतीजे में उस धरने को भी ख़त्म कर दिया गया और वक्त से पहले ख़त्म कर दिया गया। आज जुमेरात का दिन भी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात का दिन है। अब आप देखें, जो मैंने आगाज़ में कहा कि मंगल के रोज़ किसी की मुलाकात नहीं हो सकी, तो आज जुमेरात के दिन मुलाकातों की जो 6 लोगों की फहरिस्त सामने आई है, उसमें मियाँ उमर का नाम है, उसमें शेर अली अफरीदी का नाम है, उसमें इफ्तिखार चारसद्दा का नाम है, उसमें समीउल्लाह खान का नाम है, मुश्ताक गनी का नाम है और शाह तुरब का नाम है। अब ये 6 नाम ऐसे हैं जिसमें मुश्ताक गनी साहब को छोड़ के बाकी तमाम जो हैं वो गैर नामवर सियासी शख्सियात हैं। अब एक तरफ ये लोग आज अडयाला जेल के बाहर पहुंचेंगे इमरान खान से मुलाकात के लिए, दूसरी तरफ आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ चल कैसे रही है, तहरीक इंसाफ के फैसले क्या हो रहे हैं। यानी 2 बजे या 2:30 बजे, 3 बजे ये मुलाकात का वक्त है और 2 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, सलमान अकमराना साहब, असद कैसर साहब यहाँ पर इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे। यानी एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, लीडरशिप यहाँ पे बैठी है और जो सेकंड लीडरशिप है उन्हें मुलाकात के लिए भेजा जाएगा। तो इससे भी आप संजीदगी का अंदाज़ा कर लें। और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की जानिब से भी 8 जनवरी से ऐलान किया गया था कि वो जीटी रोड से अपना डेलीगेशन लेके, अपना काफ़िला लेके निकलेंगे और लाहौर पहुँचेंगे। तो आखिरी इत्तलात तक, आखिरी खबर तक तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने आज बरास्ता जीटी रोड लाहौर रवाना होना था। तो देखते हैं किस वक्त रवाना होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अदालत की अगर हम बात करें तो अलीमा खान साहबा के खिलाफ जो मुकदमा है 26 नवंबर का, जिसमें कल गुज़िश्ता रोज़ वो अदालत में पेश ना हुई थी, जिस पर अदालत ने उनकी इस्तिस्ना की दरख्वास्त को रिजेक्ट किया, उनके अरेस्ट वारंट जारी किए, उनको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। आज अलीमा खान साहबा पेश होती हैं या अलीमा खान साहबा पेश नहीं होती। वैसे तो अडयाला जेल उनके पहुंचने का इम्कान है। खान साहब से मुलाकात के सिलसिले में हो सकता है कि इमरान खान साहब की बहन अडयाला जेल के बाहर पहुंचे, लेकिन देखना ये होगा कि क्या वो अदालत पहुंचती हैं जो अदालत की तरफ से उनके अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं। और दूसरा जो अहम केस है ईमान ज़ैनब मज़ारी का है। अब ईमान ज़ैनब मज़ारी की कल की प्रोसीडिंग को लेके माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, कल की प्रोसीडिंग को लेके जो सोशल मीडिया पे शोर शराबा किया गया। अब आज ईमान मज़ारी ने जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस हैं शहरोज़ रियाज, उन पे जिरा करनी है। अली हादी चट्टा ने कल अपनी जिरा को मुकम्मल कर लिया था, लेकिन जो सोशल मीडिया पे शोर शराबा है कि एक दरख्वास्त आई जिसमें डीजी आईएसपीआर को समन करने की बात की गई, बतौर गवाह बुलाने की बात की गई। ईमान मज़ारी अली हादी चट्टा ने कहा कि इन्होंने हमारे मुतल्लिक कमेंट किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, तो ये बड़े अहम गवाह साबित हो सकते हैं, इनको बुलाया जाए। अब प्रोसिक्यूशन को कानून के मुताबिक, प्रोसीजर के मुताबिक, प्रोसिक्यूशन ने तो अपने गवाहान अदालत के सामने रखने हैं कि ये हमारे गवाहान हैं, ये हमारे मुल्ज़मान हैं जिन्हें अदालत ने चार्जशीट किया है, जिसमें ईमान मज़ारी हैं, अली हादी चट्टा हैं, इनके खिलाफ ये लोग जो है वो गवाहियाँ देंगे। अब प्रोसिक्यूशन के गवाहों की लिस्ट में तो डीजी आईएसपीआर का नाम नहीं शामिल किया जा सकता, या उन्हें बतौर गवाह तो नहीं बुलाया जा सकता, या प्रोसिक्यूशन को मजबूर नहीं किया जा सकता। प्रोसिक्यूशन ने तो अपने गवाह अदालत में ला के उनके बयानात कलमबंद करवाए। अब उनकी जिरा का प्रोसेस मुकम्मल हो रहा है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है, शोर शराबा अपनी जगह पे, उसकी कोई बेस है, कोई बुनियाद है, नहीं है, वो अपनी जगह पे। अब सेक्शन 342 का जो बयान देना है इस अदालती कार्रवाई में अली हादी चट्टा, ईमान ज़ैनब मज़ारी ने, अब उस 342 के स्टेटमेंट में एक सवाल ये भी होता है कि क्या आप अपनी तरफ से डिफेंस विटनेसेस की किसी शख्स को बतौर दिफा के गवाह के तौर पे बुलाना चाहते हैं, तो ये दोनों नाम दे दें। वहाँ पे अदालत की सवाबदीद है, उसका जायज़ा लेंगे कि आया कि जिन डिफेंस विटनेसेस की लिस्ट दी गई है
वो कितने मुतलका हैं उस पर अदालत फैसला करके समन करने ना समन करने का फैसला करेगी। लेकिन प्रोसिक्यूशन की साइड से आप इस गवाह को नहीं बुला सकते। मुल्जमान की साइड से बुलाने का एक तरीकाकार मौजूद है, उस तरीकाकार को फॉलो करना चाहिए, बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रोपेगेंडा और शोर शराबा जो है वो करना शुरू कर दें। लेकिन तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक नाज़रीन एक बड़ी अहम खबर है। खबर नाज़रीन ये है कि डेडलॉक पैदा हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। इमरान खान साहब का हुक्म आया, इमरान खान साहब के हुक्म को कंप्लाई विद कर दिया गया, लेकिन उस हुक्म की तामील के बाद खान साहब के पास साथ अगली मुलाकात नहीं हो सकी कि आपका ये हुक्म आया था, आपके हुक्म की रोशनी में हम हमने ये कर दिया है, इस पे आप अपनी मंजूरी दे दें, सेक्शन दे दें। तो वो सेंक्शन नहीं हो सकी, वो मंजूरी नहीं ली जा सकी। अब वो पैगाम क्या आया था? इमरान खान साहब का पैगाम ही आया था कि आप कोर कमेटी को मुख्तसर करें, नई कोर कमेटी, सियासी कमेटी आप तश्कील दें। वो सलमान अकबर साहब ने तश्कील दे दी। अब उस कमेटी के बनने के बाद सिर्फ एक इजलास हो सका, जिसमें ना बैरिस्टर गौर साहब गए, जिसमें ना अचकजई साहब गए। अब सियासी कमेटी में अचकजई साहब को भी शामिल किया गया, राजा नासिर अब्बास साहब को भी शामिल किया गया। उस सियासी कमेटी में जो तहरीक इंसाफ के सेंटर हजरात हैं उनको भी मुनासिब नुमाइंदगी नहीं दी गई। सेंटर हजरात का अपना एतराज़ है कि पॉलिटिकल कमेटी में सेंटर को मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर दिया गया। अब उसके बाद नाज़रीन नया डेडलॉक ये पैदा हुआ है, सियासी डेडलॉक कह लें या ज़ाती डेडलॉक कह लें या इख्तलाफात कह लें। अब तो इख्तलाफात की इतनी खबरें हम तहरीक इंसाफ की आपके साथ शेयर करते हैं कि कोई और इख्तलाफात से जुड़ी अगर खबर सामने आती है तो सोचना पड़ता है कि इस खबर को क्या रंग दिया जाए, इस खबर को क्या कहा जाए। अब राजा साहब ने पब्लिकली जो स्टेटमेंट दिया, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, कि मैं इमरान खान के अलावा किसी को चेयरमैन नहीं मानता, सिर्फ इमरान खान साहब चेयरमैन हैं। और जो सियासी कमेटी उन्होंने तश्कील दी, इन सारे मामलात को लेके कि पार्टी के चेयरमैन को आप पब्लिकली जो है डिमोरलाइज कर रहे हैं, उनकी हौसला शिकनी कर रहे हैं, उसको चेयरमैन आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। इस पर पीटीआई के अरकान की जानिब से जो व्हाट्सएप ग्रुप है पीटीआई का, तहरीक इंसाफ का, उस पर शदीद तनकीद की गई सलमान अकबर साहब की इस बात पे। और ये कहा गया कि सलमान अकबर साहब जैसे पार्टी को लेके आगे चल रहे हैं, जो फैसले उनके सामने आ रहे हैं, ये तो पार्टी के अंदर ग्रुपिंग बना रहे हैं, ग्रुप्स पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और पार्टी के अरकान की तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप में ये कहा गया कि राजा साहब का ये कहना कि वो इमरान खान के अलावा किसी को पार्टी का चेयरमैन नहीं मानते, ये तो इमरान खान के फैसले के अगेंस्ट जा रहे हैं। बैरिस्टर गौर साहब को अगर पार्टी का चेयरमैन बनाया गया था इमरान खान साहब की नॉमिनेशन के साथ, इमरान खान साहब की मंजूरी के साथ बनाया गया था। लेकिन ये जो रवैया है कि पब्लिकली आके पार्टी का सेक्रेटरी जनरल अपने पार्टी के चेयरमैन को एक्सेप्ट ना करे, ये तो नामुनासिब रवैया है। अब तहरीक इंसाफ के अंदर ये एक नई लड़ाई, एक नया सियासी डेडलॉक जो है वो पैदा हो चुका है। अब इस पे एक और चीज़ भी सामने आई है कि जो राजा साहब हैं, वैसे तो वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की आशीर्वाद, इमरान खान साहब की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, लेकिन जो इमरान खान साहब के ट्विटर पे, एक्स पे जो पैगाम आते हैं उसको तो नज़रअंदाज कर देते हैं सेक्रेटरी जनरल साहब। डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ भी या प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने किसी किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं दिया। ये जो नाज़रीन इख्तलाफी चीज़ें सामने आई हैं, अब इसके बाद आपको लगता है कि ये पार्टी जो इतने धड़ेबंदी का शिकार है सियासी तौर पे, जिसमें डेडलॉक पैदा हो चुका है, क्या ये हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत को घर भेजो तहरीक चला सकती है? इनमें तो अब खुद में यूनिटी नहीं है, इत्तेहाद नहीं है। किसी को हराना है, किसी को गिराना है, उसके लिए आप में इत्तेहाद तो होना चाहिए, यूनिटी तो होनी चाहिए, वो आप में है नहीं। और चलें आप एक हुकूमत, उसको घर भेजने, उसके खिलाफ तहरीक चलाने। अब ये जो पार्टी की तरफ से जो एतराज़ात उठाए गए हैं जनाब सलमान अकबर साहब पे, उनके फैसलों पे, उसके बाद सलमान अकबर साहब ने एक्स के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है। अब इमरान खान साहब का हुक्म क्या था कि पार्टी के मामलात को आपने पब्लिक में नहीं लेके जाना, पार्टी के मामलात को आपने, इख्तलाफात को आपने मीडिया पे डिस्कस नहीं करना। तो राजा साहब खान साहब के क्या फैसले के अगेंस्ट जा रहे हैं? एक्स के ऊपर बयान जारी करके राजा साहब ये कह रहे हैं
کہ ہر پارٹی میں شخصی اور گروہی اختلافات ہوتے ہیں. مجھے جو ذمہ داری عمران خان صاحب نے دی ہے وہ تقاضا کر دیا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو پردہ رکھوں. اپنی ذات پہ حملوں کا جواب کسی کے پارٹی کے خلاف سازش کو ظاہر کر کے نہیں دے سکتا، تاہم سازشوں کو ناکام کرنا ضروری ہے. اب یہ جہاں پہ جو سازشوں کی بات کی راجہ صاحب نے کہ تاہم سازشوں کو ناکام کرنا ضروری ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کے اندر سازشیں پکڑی ہیں. تحریک انصاف انٹرنلی اندرونی طور پہ سازشوں کا شکار ہو چکی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، مجھے کسی نے جھوٹا کہنا تھا بے شک کہہ دیں، یہ راجہ صاحب خود کہہ رہے ہیں. پارٹی کا سیکرٹری جنرل کہہ رہا ہے، جو کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں. اچھا چلیں، عمران خان صاحب کا حکم آ گیا. اب آپ دیکھیں گے جو شفیع جان صاحب ہیں، شفیع جان صاحب سے ایک ہی سوال پوچھا گیا نا. ویسے تو سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں کہ جس نے بھی دہشت گردی کے خاتمے کے خلاف پالیسی بنانی ہے وہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے، دہشت گردی کے خاتمے کی پالیسی بنائیں. لیکن یہ پالیسی بنانے کی جو بات افریدی صاحب کر رہے ہیں، بھئی پالیسی تو نیشنل ایکشن پلان میں بنائی گئی 2014 میں، جس میں تمام سٹیک ہولڈر موجود تھے، جس میں عمران خان، تحریک انصاف، قبائلی حمایتین بھی موجود تھے. پھر اس نیشنل ایکشن پلان کو ریویو کیا عمران خان صاحب نے 2021 میں جب وہ خود وزیر اعظم تھے. تو پالیسی تو موجود ہے کہ دہشت گردی کا کیسے خاتمہ کرنا ہے. نئی کون سی پالیسی آپ جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں؟ اور پھر کل میں نے ایک اور سٹیٹمنٹ بھی پڑھا کہ بڑی مشکل سے ہم جو خیبر پختونخوا میں ایک امن لے کے آئے تھے، اس امن کو خراب کر دیا گیا. پہلے تو یہ بتائیں کہ امن لے کے کون آیا تھا؟ خیبر پختونخوا میں اگر امن آیا تھا تو ضرب عضب سے، رد الفساد آپریشن سے، اس کے نتیجے میں امن آیا تھا نا. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت کر لیں، ان کے ساتھ امن معاہدے کر لیں، وہ جتنے بھی امن معاہدے طالبان کے ساتھ ہوئے، ٹی ٹی پی کے ساتھ ہوئے، وہ سارے کے ساتھ سبوتاج ہوئے، سارے کے سارے معاہدے ناکام ہوئے. اب شفیع جان صاحب سے ایک سمپل سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ ٹی ٹی پی، جسے ریاست نے کلعدم تنظیم، دہشت گرد تنظیم کا قرار دے رکھا ہے، کیا وہ دہشت گرد تنظیم ہے یا ٹی ٹی پی دہشت گرد تنظیم نہیں ہے؟ اس ایک سادے سے سوال کا شفیع جان صاحب جواب نہیں دے رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے وہ دہشت گرد ہے. بھئی جو بھی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ ٹی ٹی پی کا نام لے کے آپ سے سوال کیا جا رہا ہے. اور ٹی ٹی پی وہ ہے جسے ریاست پاکستان نے کلعدم تنظیم، دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر رکھا ہے. تو پھر یہاں پہ جب آپ اس قسم کا سوال دیں گے کہ جو بھی ہتھیار اٹھائے، ریاست کے خلاف جائے، وہ دہشت گرد ہے، وہ دہشت گرد تنظیم ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آپ ویکیوم رکھنا چاہتے ہیں. اس پہ پھر عمر چیمہ صاحب نے کہا نا کہ جو بیانات تحریک انصاف کے لوگ دے رہے ہیں، اس کے بعد تو انہیں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ اتحاد کا اعلان کر دینا چاہیے. ان کی باتوں سے جب یہ کلیئرٹی کے ساتھ جواب نہیں دے رہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کا تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ کوئی خفیہ تعلق ہے، خفیہ معاہدہ ہے، جس کو یہ عیاں نہیں کرنا چاہتے، جس کو یہ عیاں نہیں کرنا چاہتے. عظمیٰ بخاری صاحبہ، اب شفیع جان صاحب نے جو بھی کہا ان سے متعلق، عظمیٰ بخاری سے متعلق، لیکن اس بات کو لے کے عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بھی چونٹی کاٹ دی ہے اور حالات اور واقعوں کو دیکھتے ہوئے کاٹی ہے. کیا کہتی ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ؟ وہ کہتی ہیں کہ شفیع جان صوبے میں دہشت گردی کی لہر جاری ہے. عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ شفیع جان کے صوبے میں دہشت گردی کی لہر جاری ہے. ان کو پاک فوج کے جوانوں، عام شہریوں اور پولیس اور شہدا، پولیس کو شہید کرنے والے دہشت گرد نہیں لگتے، اور نہ ہی یہ ان کو دہشت گرد کہنا چاہتے ہیں. وہ کیا ایکشن لیں گے؟ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہی کہلاتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تحریک طالبان کا ساتھ دے رہے ہیں جب ان کے خلاف آپ کوئی واضح سٹانس نہیں لے رہے. آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں، ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہی کہلاتا ہے. تو اب یہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے اس پہ اپنا ایک موقف دیا ہے، کیونکہ شفیع جان صاحب ریلیکٹنٹ ہیں، گریز ہیں ٹی ٹی پی کے اوپر کسی قسم کا موقف دینے کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، سہیل افریدی صاحب نے ایک بات اچھی ضرور کی ہے، جو وہ بینظیر بھٹو شہید وومن یونیورسٹی سے خطاب کر رہے تھے، اور وہاں پر جو یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے انگریزی میں خطاب کیا. یہ بات تو سہیل افریدی صاحب کی بالکل اچھی ہے کہ انگریزی میں خطاب نہیں ہونا چاہیے. جب پاکستان کی قومی زبان اردو ہے تو وائس چانسلر کیسے انگریزی میں خطاب کر سکتا ہے؟ اور یہ سب کے لیے ہونا چاہیے. تمام صوبوں کو ایونٹس میں انگریزی کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اگر وہاں پہ فارن گیسٹ بھی موجود ہیں تو ان کے لیے ٹرانسلیشن کا بندوبست کر دیں، اردو ٹو انگلش ٹرانسلیشن کا بندوبست کریں. لیکن پاکستان میں ہونے والے ایونٹس میں
हाँ, अगर कोई सफारती इवेंट है उसमें बेशक इंग्लिश में बात की जाए, लेकिन अगर प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, इस्लामाबाद के लेवल के ऊपर कोई ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें आप उसमें आपको उर्दू में ही बात करनी चाहिए। उर्दू को इनकरेज करना चाहिए, कौमी ज़बान को इनकरेज करना चाहिए। लेकिन जहाँ ये अच्छी बात है जनाब अफरीदी साहब के लिए, वहीं उनके लिए ख़तरे की घंटी भी एक है। ख़तरे की घंटी ये है कि जो सिंध हुकूमत ने पहले कहा था ना कि अफरीदी साहब आएँ, उनको प्रोटोकॉल देंगे, उनका ख्याल रखेंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन अब सिंध हुकूमत का ये कहना है कि जो अफरीदी साहब आएंगे उनको वेलकम तो किया जाएगा, लेकिन उनकी तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो आइन और कानून के दायरे में रहकर वो अपनी सियासी सरगर्मियाँ कर सकते हैं। आइन और कानून के दायरे में से बाहर निकलने के सोहेल अफरीदी साहब को इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ये एक बड़ा क्लियर पैगाम, जिसे ख़तरे की घंटी कह लें, जो मर्जी नाम दे लें, लेकिन सिंध हुकूमत ने अफरीदी साहब को दे दिया है। और कल से अफरीदी साहब का 3 दिन का जो दौरा कराची है उसका आगाज़ होने जा रहा है।